ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष का राशिफल लेकर। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना आप सभी को नए वर्ष की। यह वर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी हो, ढेर सारी उम्मीदें लेकर आए और आप अपने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आपको खुशियां मिले, ऐसी मेरी शुभकामना और बधाई। अब बात करूंगा मैं आज कि क्या जो है वो आपके लिए नए वर्ष में सितारे कह रहे हैं। एक एक करके हर राशियों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि जो यह राशिफल मैं बताने जा रहा हूं यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, पूरे वर्ष का राशिफल है, सामान्य है, एक तरह से सारांश जैसा रहेगा, क्योंकि आपसे मुलाकात तो साप्ताहिक राशिफल में, गोचर में, मासिक राशिफल में और महत्वपूर्ण अवसरों पर होती रहती है। लेकिन एक वर्ष का जैसे होता है कि भाई एक सामान्य एक दृष्टि डाल लिया जाए कि भाई ये वर्ष किस प्रकार का परिणाम किस किस क्षेत्र में देने वाला है। चाहे हमारा स्वास्थ्य का मैटर हो, चाहे हमारे कैरियर का मामला हो, आर्थिक मामले हो, रिश्तों का मामला हो, कोई सुख दुख की संभावना हो, उसको जो है और किस क्षेत्र में हमें सावधानी रखनी है और किस क्षेत्र में हमको मजबूती से आगे बढ़ना है, तो इन चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा राशिफल में। पूरा जो राशिफल हम बात करते हैं, देखते हैं जब पूरे वर्ष का, तो जो चार महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनको ध्यान में रख करके बात की जाती है मुख्यतः, और बाकी तो ट्रांजिट हर महीने लगभग होता है, हर महीने दूसरे महीने में, तो वो प्रभाव बदलता जाता है। लेकिन जो मुख्य बातें इस वर्ष में देखने लायक हैं वो ये है कि जो पूरे वर्ष पर्यंत जो शनि रहेंगे, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में 17 जनवरी को ही आ रहे हैं कुंभ राशि में, और फिर पूरे वर्ष पर्यंत जो है वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। राहु केतु मेष और तुला में है, और ये 29 नवंबर तक, यानी लगभग ये भी 11 महीनों तक, 12 में से 11 महीने तक यह मेष और तुला राशि को प्रभावित करेंगे। अंतिम माह में यह जो है वो मीन और कन्या को प्रभावित करेंगे, तो लगभग इनका प्रभाव भी मेष और तुला पर पूरी तरह से बना रहेगा। बृहस्पति देव जो हैं वो पहले क्वार्टर में अप्रैल तक पहले जो 4 महीने हैं शुरुआत के, लगभग 22 अप्रैल तक मीन राशि में है, स्वराशि में, और उसके बाद पूरे वर्ष पर्यंत तक जो बाकी के 8 महीने हैं उसमें वह मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इन सभी का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, जो साढ़े साती का प्रभाव है, वैसे तो मैंने अलग अलग वीडियो साढ़े साती पर, ढैया पर मैंने दे दिया है, लेकिन जो साढ़े साती का प्रभाव रहने वाला है इस पूरे वर्ष पर्यंत, वह मकर, कुंभ और मीन राशि पर रहेगा। मकर का अंतिम, कुंभ का मध्य और मीन राशि के लिए साढ़े साती इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगी। ढैया का जो प्रभाव रहने वाला है वह इस पूरे वर्ष पर्यंत वह कर्क राशि पर और वृश्चिक राशि पर रहेगा। एक चीज़ और, इस हर वर्ष की भांति मैं दे रहा हूँ, चूँकि आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, मेरे यहाँ जो मंदिर है, आश्रम है, वहाँ आप लोगों के लिए पूजा अनुष्ठान होता रहता है। 9 वर्ष पर भी पूरे 9 वर्ष के मंगल कामना के लिए हवन यज्ञ और अनुष्ठान का विधान किया जा रहा है। पिछली बार और उसके पहले कम समय के लिए किया गया था, तो अनुभव ऐसा आया कि अधिक लोग प्रयास चाहते हैं कि हमारे नाम से, हमारे पूरे घर परिवार के नाम से पूजा हवन नए साल के मंगल कामना के लिए हो जाए। तो इस बार 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक पूरा 20 दिन का समय रहेगा, जिसमें किसी भी दिन अपने सुविधा अनुसार आप अपने लिए दिन सुरक्षित कर सकते हैं। और यह सामूहिक नहीं होगा, बल्कि इंडिविजुअल के लिए, उसके परिवार के लिए, कल्याण के लिए पूजा और हवन का विधान किया जा रहा है, जो 1 दिसंबर से हमारी साइट पर उसकी बुकिंग प्रारंभ हो जाएगी, आप उसको बुक कर सकते हैं। अब एक एक करके राशियों का हाल जानेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने, इस वर्ष में आपके लिए। तुला लग्न राशि जिनकी है उनके लिए बात करते हैं कि यह वर्ष कैसा रहने वाला है, किस प्रकार ग्रहों की स्थिति है, क्या सितारे संकेत दे रहे हैं, इस वर्ष का सारांश क्या है आपके करियर के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, वैवाहिक जीवन, संतान, इन सब मामलों में आपके लिए जो है वह यह वर्ष किस प्रकार का संकेत दे रहा है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और किस बात की विशेष सावधानी रखनी है, क्या उपचार करें और प्रयास करें जिससे कि यह वर्ष और बेहतर हो सके, करेंगे इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा। सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति ही मैं सबका देख रहा हूं, सभी राशियों के लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। पूरी दुनिया जो है आपके लिए, सारे सुख, सारा वैभव, सारा काम, सारे रिश्ते सब बेकार अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो स्वास्थ्य को सब प्राथमिकता मैंने इस वर्ष दिया है। केतु लग्न में रहेंगे, वर्ष के प्रारंभ में तो शनि की कुछ समय तक दृष्टि है आपके शरीर के ऊपर, लेकिन
शनि उसके बाद पंचम भाव में आ जाएंगे। गुरु अष्टम में हैं, अप्रैल तक रहेंगे और उसके बाद गुरु आपके लग्न में जाएंगे। तुला वालों के लिए बृहस्पति मुख्य मार्केश होते हैं और मंगल सहायक हो जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में इस वर्ष गुरु की कहीं से भी दशा अंतर्दशा है और उसमें मंगल का भी अंतर या प्रत्यंतर आ रहा है और उसके अंदर शुक्र आ रहे हैं, या गुरु की महादशा अंतर्दशा में शुक्र का कहीं अंतर आ रहा है, तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि छठे भाव का स्वामी छठे भाव में, कई लोग बोलते हैं विपरीत राजयोग बनाता है, लेकिन इस भ्रम में मत रहिए। वो डिपेंड करता है कि लग्न कौन सी है। अगर लग्नेश जो है आपका माने लग्नेश शत्रु है पूरा का पूरा, जो छठे भाव में ग्रह बैठा है वैसे भी वो शत्रु स्थान होता है और वहीं का स्वामी वहीं अपनी राशि में बैठ जाए तो प्रबल प्रभावशाली हो जाता है। अब ऐसे में अगर लग्न पर कोई ग्रह मजबूत नहीं है या दृष्टि नहीं है तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ी हानिकारक स्थिति होती है। तो स्वास्थ्य के लिए यह वर्ष का जो पहला हिस्सा है वो थोड़ा विशेष संवेदनशील है, और दूसरा हिस्सा भी लग्न पर दृष्टि जाएगी तो वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। केतु के कारण, केतु आपके लग्न के ऊपर है, गर्दन से ऊपरी हिस्सा जो है वो चोट चपेट के प्रभाव में आ सकता है। छोटी मोटी समस्याओं को भी इग्नोर नहीं करना है और विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लस गुरु के कारण जो है वो पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित समस्याएं विकट रूप ले सकती हैं। बृहस्पति जो है वो मोटापे और थायराइड के सबसे बड़े कारक हैं, तो इस क्षेत्र में आपको विशेष सावधानी रखनी है। स्वास्थ्य का मामला थोड़ा सा संवेदनशील आपके लिए भी रहने वाला है, क्योंकि जिनके भी कहीं लग्न छठे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव में कहीं प्रभावशाली ग्रह कोई लंबे समय तक रह रहा है तो उनके लिए स्वास्थ्य का मामला संवेदनशील हो जाता है, आपके लिए भी है। और पीली चीज़ों से विशेष रूप से आपको परहेज रखना है, पीली वस्तुओं, चाहे खाने का हो चाहे पहनने का हो। कमरे में भी कई बार लोग पूरा येलो इफेक्ट डाल लेते हैं, तो उससे चाहिए कि आपको थोड़ा सा आप उसको रूटीन में, कभी कभार आप यूज करते हैं कोई बात नहीं, उसका फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम निरंतर उसका प्रयोग करते हैं तब उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, तो उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। तो स्वास्थ्य का ये मामला हो गया। अब बात करते हैं करियर के दृष्टिकोण से। करियर के दृष्टिकोण से वर्ष काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। वर्ष का पहला हिस्सा हो या दूसरा हिस्सा हो, एकदम अंतिम भाग में थोड़ी बहुत समस्या आपको महसूस हो सकती है, लेकिन अगर पूरे वर्ष पर्यंत की बात करूं तो एक तो आपके अंदर महत्वाकांक्षा बहुत रहेगी, निर्भय रहेंगे, भय नहीं होगा और भयमुक्त होकर के आप काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि केवल जो केतु के प्रभाव से उद्विग्नता थी, वो जब शनि पंचम में आएंगे ना, वो उद्विग्नता खत्म होगी आपकी, और आपके अंदर और गंभीरता आएगी। मतलब अब क्या होगा कि आपके अंदर आवेग रहेगा, ऊर्जा रहेगी, गति रहेगी, महत्वाकांक्षा रहेगी, लेकिन वो नियंत्रित रहेगी। वो जो है वो उसमें गंभीरता रहेगी, उसमें उस श्रृंखलता नहीं रहेगी, बल्कि वो गंभीर भावनाएं रहेंगी। तो मुझे लगता है कि इस कारण आप जो भी काम करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे, ठोक बजा कर करेंगे, लंबे समय के लिए करेंगे और उसमें चिंतन अच्छा रहेगा। इस कारण आपके अधिकांश निर्णय जो है वो सफल होंगे। और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, उनके लिए भी यह वर्ष काफ़ी अनुकूल है। प्रारंभ में ही कुछ भाग्य का साथ मिल सकता है, पहला क्वार्टर ही आपको काफ़ी अच्छी सफलता दे सकता है। और जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग यह वर्ष जो है वो बना रहा है। अब साझेदारी के कामों से आपको बचना चाहिए। कर्ज लेकर के काम ना करें, विशेष करके जब बृहस्पति आपके सप्तम में आएंगे उस दौरान कर्ज लेकर के किसी को साझेदार बनाए, क्योंकि राहु पहले ही बैठे हैं, छठे भाव का स्वामी भी बैठ जाएगा तो वो दिक्कत करेगा। और जिन लोगों का काम साझेदारी में है उसमें ज़रूर कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उलझनें आ सकती हैं और छद्म आवरण वाले लोग मिलेंगे। मतलब आपके साथ ऐसे लोग जुड़ सकते हैं कार्य व्यापार में जिनको पहचानना थोड़ा कठिन होगा, उनका वास्तविक रूप कुछ और होगा, प्रोजेक्ट कुछ और करेंगे, दिखाएंगे कुछ और, इस कारण समझना थोड़ा उनको कठिन होगा और बाद में कुछ समय बाद जब उनकी असलियत पता चलेगी तब तक आपका नुकसान हो चुका होगा। तो बेहतर होगा कि अगर कोई चल रहा है पहले से आपके साथ, तब तो उसके साथ आप चलते रहिए, उसमें भी आपको थोड़े संभल कर जो है वो ध्यान रखना चाहिए। और लेकिन नए प्रयोग अप्रैल के बाद आप साझेदारी के मामले में ना करें। अदरवाइज मैं देखूं तो करियर में उत्थान रहेगा, कार्य व्यापार में वृद्धि रहेगी, नौकरी जिनके पास नहीं उनको नौकरी मिलने की संभावना, जिनके पास है उनके लिए उन्नति का यह वर्ष
संकेत दे रहा है, अच्छा संकेत दे रहा है, तो वृद्धि का योग है। अब बात की जाए शिक्षा प्रतियोगिता की, बहुत अच्छा वर्ष है। अगर मैं इस वर्ष को के सारे सेक्शन को देखूं, करियर को देखूं, स्वास्थ्य को देखूं, संतान को देखूं, संपत्ति को देखूं, तो सबसे अच्छा जो यह वर्ष जाने वाला है वह शिक्षा के मामले में जाने वाला है। जो भी शिक्षार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छी सफलता का योग यह वर्ष बना रहा है। अब परमानेंट कुंडली खराब हो, दशा अंतरदशा बेहद खराब चल रही हो, तब भी कुछ कर जाएंगे। मतलब बहुत खराब होगा तब भी जो जीरो वाले होंगे वो 10-20% तो पा ही जाएंगे। हाँ, जो 40% वाले होंगे वो 50-60% करेंगे, क्योंकि शिक्षा के मामले में ग्रह जो है वो आपको सहयोग कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उधर उपलब्धि का योग कुछ हद तक बेहतर बन रहा है, कुछ हद तक या बहुत हद तक। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। सुदूर जाकर जो शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, और परिश्रम का परिणाम आपको प्राप्त होगा कि आप ये इन प्रकार अपने जो आपका जो प्रयास है उस पर आप सफल होंगे। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, संतान के लिए ट्राई करना चाह रहे थे, उनके लिए जनवरी से ही समय अनुकूल बन रहा है, और पूरा यह वर्ष पर्यंत जो है वो आपके लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है आपका, अगर संतान बड़ी है आपकी तो कुछ उसके साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। हालांकि बहुत कुछ खराब नहीं होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ हद तक आपको निराशा दे या आपके अनुकूल उसका व्यवहार न रहे, कुछ टकराहट वहाँ पर उत्पन्न हो या उसके ऊपर धन अधिक खर्च हो, लेकिन वो गलत दिशा में नहीं होगा। थोड़ा मुझे लगता है कहीं संतान के मामले में आपको भी समझने की आवश्यकता होगी। और जो लोग संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चा चाहते हैं, बच्चा पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत उसमें स्थिरता है, उसमें कहीं कोई कठिनाई, किसी खराब ग्रह की स्थिति नहीं है। और जिनको लंबे समय से संतान की प्रतीक्षा रही होगी उनकी भी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा यह वर्ष संकेत दे रहा है। अब बात कर लिया जाए रिश्तों के लिए। रिश्तों के मामले में यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। जिसको कहा जाए कि मिसमैच रिलेशन बनेंगे, क्षणिक आवेश में आकर के, क्षणिक आकर्षण में आकर के, किसी पूरा सोच विचार करके रिश्ते में ना पड़ के तात्कालिक प्रभाव में आकर्षित होकर के रिश्ते बने, ऐसे संकेत हो रहे हैं, और वो लंबे समय तक नहीं चलेंगे। उसमें बहुत तेज वाद विवाद, झंझावात, मानसिक अशांति, और वह लंबे रिश्ते में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, वह टूट जाएगा। तो अगर कोई लंबे समय से आपका रिश्ता चल रहा है तो भी उसे संभालने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि, वो भी नीच दृष्टि, सप्तम भाव में पड़ रही है। हालांकि लग्न के परम मित्र हैं, लेकिन तीसरी दृष्टि शनि की सबसे, व्यक्तिगत अनुभव से मैं सबसे खतरनाक मानता हूँ। और रिश्तों के लिए वैसे भी शनि ग्रह बहुत अच्छे नहीं हैं, अपनी राशि को ना देख रहे हो तो यहाँ पर नीच दृष्टि जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी रिश्तों के लिए सबसे नकारात्मक ग्रह राहु, वो विद्यमान है। कई लोग बोलते हैं कि राहु राज हो, आप हमेशा निगेटिव। राहु से वही लोग खुश हो सकते हैं, उन्हीं लोगों के रिश्ते, वही लोग संतुष्ट हो सकते हैं जो खूब रिश्ते चाहते हैं, अनाप शनाप, इनसे उनसे। कई लोग होते हैं ना, खूब रिश्ते उनके बनते हैं, 2-2 महीने वाले, 4-4 महीने वाले, 6-6। मैं 1-2 लोगों को जानता हूँ, ऐसे लोगों को बोलूँगा तो हंस देंगे। हम तो कुंडली देख के बोलते हैं हम कि भाई आप तो बड़े जो है वो सौंदर्य प्रेमी हैं। तो ऐसे पुरुष हो या महिला, उनको खूब रिश्ते होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि अगर उस तरह का कोई है तब तो उसको लगेगा कि मैं निगेटिव बात बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कोई स्थिरता कोई जीवन में अपने चाहता हो, अपने जीवन में स्थायी प्रेम संबंध चाहता हो, जीवन में स्थिरता चाहता हो, क्योंकि अगर प्रेम संबंध भी स्थिर नहीं होगा ना तो जीवन का सारा क्षेत्र डिस्टर्ब होता है। जैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो परेशानी होती है, वैसे ही अगर आपके व्यक्तिगत रिश्ते ठीक ना हो, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, जो लोग गृहस्थ जीवन में छोड़ करके संन्यास ले लिए हैं तो अलग बात है, तो वो भी बीमारी की तरह, वो मानसिक बीमारी का कारक हो जाता है, और फिर वो आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो इस वर्ष के लिए ये सलाह है कि भाई कोई रिश्ता पहले से चल रहा हो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसको संभालने की कोशिश करिएगा, और नए रिश्ते में नहीं पड़ना है, कोशिश करिएगा। दिल तो मानता नहीं है, दिल तो बच्चा होता है, कब पसंद कौन आ जाए, लेकिन कोशिश करिएगा कि नए रिश्ते ना बने, या अगर जाना ही है तो शनि को हावी करिएगा, क्योंकि वो बुद्धि के स्थान पर बैठे और सोच समझ कर निर्णय लें। केवल इच्छाओं को, वासनाओं को, आकर्षण को हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि फिर वो
कहीं न कहीं आपको बहुत परेशान कर सकता है। विवाह इत्यादि जिनको करना है उनके लिए बड़ी बाधा का योग है इस वर्ष में। ना ही होगी ही नहीं, होने की संभावना बहुत कम है। मतलब अब ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि होगी ही नहीं, क्योंकि ज्योतिष जो है वो संभावनाओं का विषय है, तो मैं उस बात को वापस ले रहा हूँ कि होगी ही नहीं, लेकिन होने की संभावना काफ़ी कठिन है और उसमें बहुत सी बाधाएं आएंगी, ऐसे संकेत हैं। और अगर न किया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यह मिसमैच्ड होगा और इसकी आयु कम होगी, इसके चलने की संभावना कम रहेगी। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब जमीन जायदाद की अगर मैं बात करूं तो संपत्ति के दृष्टिकोण से यह वर्ष कोई बहुत नकारात्मक नहीं है, बनेगी। जो लोग संपत्ति बेचना चाहते हैं उनके लिए उससे लाभ होगा। खरीदेंगे तो कम रेट में आपको प्राप्त हो जाएगी, अच्छा बार्गेन कर लेंगे आप, मुझे लगता है, और अच्छी संपत्ति प्राप्त होगी और उससे लाभ का योग है। और जो लोग सेल करना चाहते हैं उनके लिए भी लाभ का योग यह वर्ष बना रहा है। कुल मिलाकर के मैं इस वर्ष की बात अगर करूं तो यह वर्ष कार्य, व्यापार और नौकरी के लिए सामान्य, शिक्षा और संतान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा नकारात्मक, जमीन जायदाद संपत्ति के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है और रिश्तों के लिए यह सबसे नकारात्मक वर्ष कहा जा सकता है। तो उस क्षेत्र में आपको सावधानी रखनी है। अगर जन्म कुंडली में भी राहु या केतु सप्तम में हुए और शनि की ऐसी ही दृष्टि रहेगी तब तो फिर बहुत कठिनाई बढ़ सकती है। तो आपको विशेष रिश्तों को संभालने की आवश्यकता है। माँ कात्यायनी की पूजा, उनका अनुष्ठान अगर वैवाहिक जीवन में कठिनाई है तो, और राहु देव की शांति पूजा आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। मंगल की स्थिति को भी देख लीजिएगा कि अपनी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। तो जो लोग विवाह के योग्य हैं और करना चाह रहे हैं तो वैसे तो मेरी सलाह है कि वो ना ही करें, लेकिन अगर उसमें पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा उपचार और सावधानी रख करके जो है वो आगे बढ़ें। और सामान्य स्थिति में सामान्य फल प्राप्ति के लिए भगवान गणेश की नियमित आराधना आपको बहुत लाभ देगी। संभव हो सके तो अमावस्या को शनि देव के निमित्त सरसों के तेल से उनका अभिषेक जो है आप करिएगा। वो आपके लिए धन धान्य में और स्वास्थ्य में वृद्धि करने के लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा, बहुत अच्छी भूमिका अदा करेगा। तो यह था इस वर्ष का सारांश, एक सारांश स्वरूप लेखा जोखा इस वर्ष के लिए आपके लिए कि किस प्रकार के ग्रह जो है वो संभावित परिणाम देने की ओर संकेत कर रहे हैं। आप अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से और ईश्वर की कृपा से इस वर्ष को और बेहतर बनाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप सभी से आपके लिए यह वर्ष आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः नव वर्ष की बधाई देते हुए आप सभी से विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।